नमस्कार दोस्तों, राज्य राज्य व्यवस्था की दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। और कल हमने हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है राज्यपाल, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी थी। और मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि किस प्रकार से राज्य सरकार है वो किस प्रकार से 3 अंगों से मिलकर बनी होती है, जिसमें आपके व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। और हमने सबसे पहले जो कंसंट्रेट किया व्यवस्थापिका का जो एक पार्ट है राज्यपाल गवर्नर, उसको हम पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको कल बताया था कि गवर्नर है वो स्टेट में एक फॉर्मल एक पोस्ट बनाई हुई है, और ये स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी है, स्टेट का फॉर्मल एग्जीक्यूटिव हेड भी है। अर्थात इसके पास ये राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष भी है, ये राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष भी है, ये राज्य का प्रथम नागरिक भी होता है। हालांकि इसके पास जो शक्तियां हैं वो लिमिटेड है, बहुत सीमित शक्तियां होती हैं। और इसके बिहाफ पर जो कार्य हैं वो सारे के सारे मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं। कल हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, और मैंने आपको बताया था कि इसकी जो योग्यता है वो आर्टिकल 157 में लिखी हुई है। और उसे मैंने बताया था कि इस योग्यता में 2-3 चीजें शामिल है, चाहे आपका एज हो 35 ईयर हो, और चाहे आपकी भारत का नागरिक हो। ये दो जो शर्तें हैं वो इसकी योग्यता में लिखी हुई है। चयन इसका केंद्र सरकार करती है, सिलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और जो अपॉइंटमेंट है वो दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। शपथ है वो मैंने आपको बता दिया था कि शपथ में ये संविधान के संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। ये 3 जो वर्ड शब्द हैं ये आपको याद रखने। और कार्यकाल मैंने आपको बता दिया था कि कार्यकाल के बारे में कोई निश्चितता नहीं है, पर जनरली सामान्यतया एक जो गवर्नर है वो लगभग 5 साल तक है वो काम करता है। इसका टेन्योर वो 5 साल होता है, पर समय से पूर्व भी इसको हटाया जा सकता है। तो इसके लिए जो अप्रोप्रिएट जो वर्ड है, जो सही शब्द है, वो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य है वो करता है। यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर है वो सस्टेन करता है, और समय से पूर्व भी इसको हटाया जा सकता है। और इसको हटाने का, इसका रिमूवल किस प्रकार होगा, इसका उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी, एक्सेप्शन अपवाद है। उसके बाद आता है वेतन। वेतन इसका 3.5 लाख रुपए, ये मैंने आपको कल बताया था। फिर मैंने आपको इसकी शक्तियां बताई थी कि ये किस प्रकार से एग्जीक्यूटिव पावर को एंटरटेन करता है, किस प्रकार से इसके पास कौन कौन सी लेजिस्लेचर पावर है, अर्थात ये जो लेजिस्लेचर विधानमंडल है उसमें ये कौन कौन से कार्य करता है, इसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, किस प्रकार से विधानसभा विधानमंडल है उसमें सत्र बुलाता है, सत्र को खत्म करता है, सत्र को स्थगित करता है। ये सारे काम है वो स्थगित तो नहीं करता है, सत्र बुलाने का काम है, सत्र को समाप्त करने का काम है, विधानसभा भंग करने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। ये विधायी शक्तियों के अंतर्गत विधानसभा विधानमंडल में मैंने आपको बताया था कि इसके द्वारा अध्यादेश भी जारी किया जाता है। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत सबसे पहले बजट का अभिभाषण उसके द्वारा पढ़ा जाता है। आर्टिकल 202 में बजट का प्रावधान है। तो बजट अभिभाषण सबसे पहले जो बजट स्पीच है वो राज्यपाल पढ़ेगा। उसके बाद मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 243I और 243Y, इन दोनों आर्टिकल में स्टेट फाइनेंस कमीशन का प्रोविजन किया गया है। और स्टेट फाइनेंस जो कमीशन है उसका जो गठन है, उसका जो कंपोजिशन है वो भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और वित्तीय शक्तियों मैंने आपको एक ये और बताया था कि जो धन विधेयक है, जो मनी बिल है, वो राज्यपाल है, उसके राज्यपाल के पास धन विधेयक के मामले में पावर होती है। न्यायिक शक्तियों मैंने आपको बताया था कि ये जो दंड है उसको निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, दंड को कम कर सकता है, ये पावर इसके पास है। लेकिन इसके पास 2 पावर, इंपॉर्टेंट पावर, जो कि प्रेसिडेंट के पास है, इसके पास नहीं है। ये दोनों पावर इसके द्वारा एंटरटेन है वो नहीं की जाती। कौन कौन सी? एक तो डेथ पनिशमेंट जो होता है या कैपिटल पनिशमेंट है, जिसमें मृत्युदंड दिया जाता है। और दूसरा जो कोर्ट मार्शल के जो मामले हैं, उन दोनों मामलों में इसके पास जो पावर है वो नहीं है। ये दोनों पावर है वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। और इसके पास जो ये समाधान की जो शक्ति है, पार्डन वाला जो पावर है, ये इसके पास है आर्टिकल 161 के तहत, आर्टिकल 161 के तहत। उसके अलावा ये डिस्ट्रिक्ट में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। ये जिले में आर्टिकल 233 के तहत डिस्ट्रिक्ट जज उनको अपॉइंटमेंट का काम है वो भी करता है। उसके अलावा जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल से जब भी, जिस राज्य में राज्यपाल बना हुआ है या जिस राज्यपाल कार्य कर रहा है, उस राज्य में जब भी स्टेट हाई कोर्ट्स में जब भी जजेस का अपॉइंटमेंट होगा, उस अपॉइंटमेंट में भी कई बार राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से सलाह है वो लेता है। स्वविवेक के जो अधिकार है, इसके जो डिस्कशनरी पावर है, वो स्पष्ट रूप से लिखे हुए आर्टिकल 163 में। उसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिकल है संविधान के जहां पर ये जो स्वविवेक की शक्ति है राज्यपाल की, वो इसको एंजॉय करता है, एंटरटेन है वो करता है। जो मैंने आपको बताया था कि चाहे वो आर्टिकल 200, आर्टिकल 200 हो, और चाहे आर्टिकल 356 हो, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल है जहां पर
जो गवर्नर है उसको सहविवेक की शक्तियां वो प्रदान की गई है। उसके अलावा राज्यपाल के पास बहुत सारी मिसलेनियस पावर भी है, राज्यपाल के पास बहुत सारी अन्य शक्तियां भी है। और जैसे राज्यपाल है वो सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राज्यपाल जो आर्मी पर्सन्स वेलफेयर के लिए जो कमेटी बनी होती है उसका भी संरक्षक होता है, उसका भी एक तरह से अध्यक्ष होता है। ये हमारा जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में, इसका भी अध्यक्ष होता है। राज्यपाल स्काउट एंड गाइड का भी संरक्षक होता है। उसके अलावा भारतीय जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसका ये सदस्य होता है, और राज्य में इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखना कि राजस्थान की जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसका ये राज्यपाल है वो क्या है, अध्यक्ष है। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कल कि जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज है, जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं, उन सभी विश्वविद्यालयों का जो गवर्नर है वो चांसलर होता है, वो क्या होता है, इसका कुलपति होता है। और वाइस चांसलर जो होता है ये अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, यहां तक कल हमने देखा था। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद राज्यपाल जो पद है, क्योंकि ये जो पद है ये बहुत ही इसके पास फॉर्मल पावर होती है, बहुत सी इसके पास मात्र औपचारिक शक्तियां होती हैं, इसके पास औपचारिक कार्य होते हैं। बेसिकली पर्दे के पीछे ये सारे के सारे जो काम है वो मुख्यमंत्री और उसके मंत्री परिषद के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए राज्यपाल पद को और अधिक गरिमामयी बनाने के लिए और अधिक ग्लोरियस बनाने के लिए बहुत सारे जो कमीशन है, बहुत सारे आयोग हैं, उन्होंने अपनी विभिन्न विभिन्न सिफारिशें की है कि इस पद को और अधिक पावरफुल या इस पद को और अधिक शक्तिशाली या गरिमामयी किस प्रकार से बनाया जाए। और इसमें जो इंपॉर्टेंट जो आयोग है वो दो ही आयोग हैं। एक तो आपका सरकारी आयोग है, सरकारी कमीशन है, आपने पढ़ा होगा। ये बेसिकली जो सरकारी आयोग है ये गठित किया गया था सेंट्रल स्टेट रिलेशन को मजबूत करने के लिए 1983 में, कि केंद्र राज्य संबंध है उनको और अधिक प्रगाढ़ किस प्रकार किया जाए, तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन को और अधिक स्ट्रॉन्ग है वो कैसे बनाया जाए। इसको लेकर सरकारी कमीशन है उसका गठन है वो किया गया था, सरकारी आयोग उसका गठन किया गया था 1983 में। इस आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट दी, अपनी जो प्रतिवेदन है 1987 में रखा। और इस आयोग ने भी राज्यपाल को और अधिक पावरफुल बनाने के लिए, या राज्यपाल जो पद है इसको और अधिक गरिमामयी बनाने के लिए कुछ सिफारिशें की थी। वो सिफारिशें में ध्यान में होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए। तो सरकारी जो आयोग है उसकी पहली सिफारिश यही थी कि जब भी राज्यपाल को अपॉइंट किया जाए तो वो उस राज्य का नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट राजस्थान में अगर किसी को राज्यपाल बना रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राजस्थान में किसी व्यक्ति को राजस्थान में राज्यपाल है वो नहीं बनाए। दूसरा जो सरकारी कमीशन था उसकी बड़ी सिफारिश यही थी कि जो राज्यपाल है इसका स्थायी कार्यकाल है वो होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो राज्यपाल है इसका कार्यकाल है वो वैसे तो 5 वर्ष होता है, पर बेसिकली ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य है वो करता है। यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है वो अप्लाई होता है। जब भी केंद्र सरकार परिवर्तित होती है, जब भी केंद्र सरकार बदलेगी, तब राज्यपाल उनको हटा दिया जाता है या राज्यपाल स्वयं इस्तीफा देकर चले जाते हैं। तो इस परंपरा को खत्म किया जाना चाहिए और इनका जो टेन्योर या टर्म है इसको फिक्स करने की जरूरत है, स्थायी कार्यकाल किया जाना चाहिए। और तीसरा जो सरकारी कमीशन थी उसकी मुख्य सिफारिश ये थी कि जब भी राज्यपाल को अपॉइंट किया जाए किसी राज्य में तो मुख्यमंत्री से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंसल्ट करेगी, मुख्यमंत्री से पहले विचार विमर्श करना चाहिए, ताकि आगे जाकर सीएम और गवर्नर में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं हो। तो केंद्र सरकार को ये आवश्यक रूप से करना चाहिए कि जब भी गवर्नर को अपॉइंट किया जा रहा है, जब भी राज्यपाल को किसी राज्य में नियुक्त किया जा रहा है, तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से, सीएम से इसके बारे में पहले कंसल्ट है वो करे। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। हालांकि ये जो जितनी भी सिफारिशें हैं इन सिफारिशों पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं दिया गया और वर्तमान में भी ना तो कोई मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाता है और ना ही इनका कार्यकाल है कोई स्थायी किया गया। हालांकि ये जो बात है ये आफ्टर फ्रीडम या आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये जो नियम है इसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो ध्यान में रखती है कि उस राज्य के राज्यपाल को, उस राज्य के व्यक्ति को उस राज्य में ही राज्यपाल है वो अपॉइंट है वो नहीं किया जाता है। इसका एकमात्र अपवाद मैंने आपको बताया था, वेस्ट बंगाल में एस सी मुखर्जी थे, तो वेस्ट बंगाल के होने के बावजूद उनको वेस्ट बंगाल में ही पश्चिम बंगाल में गवर्नर है वो बना दिया गया था। तो ये जो 3 सिफारिश इंपोर्टेंट जो सिफारिश है वो की गई थी किसके द्वारा? सरकारी
कमीशन के द्वारा। क्यों? गवर्नर पद को और अधिक ग्लोरियस, गरिमामयी या पावरफुल बनाने के लिए। उसके बाद जो दूसरा कमीशन बना, लेटेस्ट जो कमीशन है, वो है आपका पुंछी आयोग। ये मदन मोहन पुंछी है, उनके नेतृत्व में बनाया गया था 2007 में। हालांकि इस आयोग को बहुत सारे जो सब्जेक्ट दिए गए थे, बहुत सारे इसको कार्य दिए गए थे सिफारिश करने के लिए, बहुत सारे इसके पास कार्य थे। और इसमें एक कार्य ये भी था कि गवर्नर जो है, राज्यपाल है, इसको और अधिक ग्लोरियस कैसे बनाया जाए, या राज्यपाल को और अधिक पावरफुल कैसे बनाया जाए, इसको लेकर भी जो मदन मोहन पुंछी आयोग है या पुंछ आयोग है, इसने सिफारिश है वो की थी। 2007 में आयोग बनाया गया था और इसने भी जो अपनी रिपोर्ट है लगभग 2010 में सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपी। तो इसने जो बड़ी रिकमेंडेशन की कि राज्यपाल को केंद्र सरकार जो है वो डायरेक्ट अपॉइंट करती है, तो केंद्र सरकार को राज्यपाल को डायरेक्ट अपॉइंट है वो नहीं करना चाहिए। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो एक समिति के द्वारा की जानी चाहिए। पहली बात इसने इंपॉर्टेंट बात कही कि जो नियुक्ति होती है राज्यपाल की, वो एक समिति के माध्यम से, एक कमेटी के माध्यम से की जाए। उस कमेटी में कौन कौन लोग होंगे? उस कमेटी में प्रधानमंत्री स्वयं होंगे, लोकसभा अध्यक्ष होंगे, इस कमेटी में गृह मंत्री होंगे और संबंधित सीएम होंगे। अगर मान लो राजस्थान में राज्यपाल को नियुक्त किया जा रहा है, तो राजस्थान का जो सीएम है वो इस कमेटी का पार्ट है, वो होगा, इस कमेटी का हिस्सा होगा। ये मदन मोहन जो पुंछ आयोग है, उसकी बड़ी रिकमेंडेशन थी कि केंद्र सरकार मनमाने तरीके से किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल अपॉइंट नहीं करे। राज्यपाल के अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी को बनाया जाना चाहिए, एक समिति को बनाई जानी चाहिए, और उस कमेटी में जो मेंबर होंगे वो स्वयं प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा अध्यक्ष होंगे, आपके गृह मंत्री होंगे, होम मिनिस्टर होंगे, और उसके साथ साथ उस राज्य का राज्यपाल, उस राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो इस कमेटी का क्या होगा? मेंबर होगा। ठीक है, ये इसकी पहली रिकमेंडेशन थी। और दूसरी जो रिकमेंडेशन है पुंछ आयोग की, वो ये थी कि राज्यपाल को केंद्र सरकार है वो मनमाने तरीके से नहीं हटाए। और राज्यपाल के लिए भी, राज्यपाल को जब भी हटाया जाए समय से पूर्व, अर्थात राज्यपाल को 5 वर्ष से पूर्व अगर हटाया जाता है, यदि उसको रिमूव किया जाता है 5 साल से पहले, तो उसके ऊपर क्या लगाया जाए? महाभियोग लगाया जाए। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को समय से पूर्व यदि हटाना है, तो संसद है वो उसको महाभियोग के माध्यम से हटा सकती है, इम्पीचमेंट के माध्यम से हटा सकती है। तो उसी प्रकार के इम्पीचमेंट का जो प्रावधान है वो राज्यपाल के लिए भी किया जाना चाहिए। और इम्पीचमेंट कौन लगाएगा? इम्पीचमेंट लगाया जाएगा विधानमंडल में। विधानमंडल है वो क्या लगाएगा? इम्पीचमेंट है वो लगाएगा, महाभियोग लगाएगा। तो राज्यपाल उसको मनमाने तरीके से नहीं हटाया जा सकेगा, और राज्यपाल के लिए भी प्रॉपर वो इम्पीचमेंट प्रोसेस है फॉलो की जाएगी। ये 2 मेजर रिकमेंडेशन थी मदन मोहन पुंछ आयोग की, जो कि बना था 2007 में। तो ये 2 बड़ी रिकमेंडेशन थी, 2 बड़े आयोग थे जिन्होंने बेसिकली गवर्नर जो पद है उसको और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, गवर्नर जो पद है इसको और अधिक जो पावरफुल हो किस प्रकार से बनाया जाए, ये इन 2 जो आयोग थे इनके रिकमेंडेशन है वो थी। पहला सरकारी आयोग है और दूसरा आपका कौन सा है? पुंछ आयोग है। उसके बाद आता है कि राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, बहुत सारे ऐसे इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अभी तक जो हमने पढ़ा था, ये जितनी भी चीजें पढ़ी है, ये सारी बुक्स के अंदर लिखी हुई है, ये बहुत सारी फॉर्मल बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब हम जा रहे हैं कि जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है, अब हम उनको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो राज्यपाल है उसको जिस प्रकार से बार बार रिकॉल किया जा रहा था, ये प्रैक्टिस बना दी गई। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज होते ही जो राज्यपाल है उनको वापस बुलाया जा रहा था, या राज्यपाल है वो स्वयं इस्तीफा दे रहे थे। क्योंकि राज्यपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। इसको लेकर एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बड़ा विवाद हुआ कि भाई राज्यपाल है इसको इस तरीके से मनमाने ढंग से केंद्र सरकार वो नहीं हटा सकती है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी सुप्रीम कोर्ट की, और के जी बालाकृष्णन जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम, 5 सदस्यीय ये एक संसद जो संवैधानिक पीठ है उसका गठन किया गया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगी 5 मेंबर्स की, और उसके इसको जो लीड कर रहे थे वो बालाकृष्णन थे, के जी बालाकृष्णन, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश है। इन्होंने ये एक
एक निर्णय दिया, एक डिसीजन दिया, और इसमें लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मनमाने ढंग से गवर्नर उसको नहीं हटा सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी जिसने राज्यपाल के मनमाने ढंग से हटाए जाने पर अनिच्छा जाहिर की थी, हटाए जाने पर रोष जाहिर किया था। और ये कौन सी पीढ़ थी? ये संवैधानिक पीढ़ थी जो किसके नेतृत्व बनी थी? के.जी. बालाकृष्णन के नेतृत्व में बनाई गई थी। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि राज्यपाल को लेकर कौन कौन सी कमिटीज है जिन्होंने रिकमेंडेशन दी है। तो सबसे पहला तो भारत का प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, जो कि बनाया गया था 1966 में, 1966 में। इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। हालांकि हमें ध्यान रखना नहीं है, पर मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में फर्स्ट एआरसी का गठन किया गया था, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया गया था। और इस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी है राज्यपाल को और अधिक गरिमामयी बनाने के लिए। उसी प्रकार से चाहे तमिलनाडु की राजमन्नार समिति हो, चाहे कश्मीर की भगवान साय समिति हो, चाहे आपका सरकारी आयोग हो जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, 1983 में बना था, चाहे आपका वेंकटचलय आयोग हो, संविधान समीक्षा जो आयोग बना था 2000 में, वेंकटचलय आयोग हो, और चाहे 2007 में बना मदन मोहन पुंछे आयोग हो, इन सभी आयोगों ने राज्यपाल पद को लेकर विभिन्न सिफारिशें वो समय समय पर दी है। तो आपसे हो सकता है सीधा पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है जिसका संबंध राज्यपाल से है। तो राज्यपाल को लेकर इन सभी कमीशंस ने अपने अपने रिकमेंडेशन है वो दी है। तो हमें ध्यान रखना, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966, उसके अलावा आपका राजमन्नार समिति है जो कि तमिलनाडु बनाएगी, भगवान साय समिति है जो कि जम्मू कश्मीर बनाएगी, आपका सरकारिया कमीशन है जो कि 1983 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, जिसने 1987 में अपनी रिपोर्ट दी थी। उसके अलावा इसके बाद वेंकटचलय आयोग है, वेंकटचलय कमीशन है जिसने अपनी रिकमेंडेशन है वो 2000 में दी थी। और उसके बाद में लास्ट में जो पुंछ आयोग है, जिसकी मैंने भी आपको सिफारिश बताई थी कि इसने किस प्रकार से बताया कि राज्यपाल का जब अपॉइंटमेंट किया जाए, जब राज्यपाल को नियुक्त किया जाए, तो इसकी नियुक्ति एक समिति के माध्यम से होनी चाहिए, एक समिति के द्वारा होनी चाहिए। उस समिति में कौन कौन लोग होंगे। और दूसरा, इसने राज्यपाल को हटाने के लिए इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है, महाभियोग जो प्रक्रिया है, उसका समर्थन है वो किया है। तो ये सभी जो आयोग है इनका ध्यान है आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। आप सभी को पता है कि राजस्थान में 1947 के बाद जो आप सभी को पता है राज प्रमुख जो पद था, राज प्रमुख बनाया गया था, और राज प्रमुख जो पद है ये रहा था 1956 तक, ये मैंने आपको कल बताया था। और पहले जो राज प्रमुख है भारत के, राजस्थान के, वो थे मान सिंह, और मान सिंह 1956 तक राजस्थान के राज प्रमुख रहे। और 1956 के बाद जब 7th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, 7वां संवैधानिक संशोधन किया गया, उसके बाद ये राज प्रमुख के पद है उसको हटा दिया गया राजस्थान से 1956 के बाद। और 1956 के बाद प्रॉपर गवर्नर का अपॉइंटमेंट है वो राजस्थान में किया जाने लग गया। और राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल हैं वो गुरुमुख निहाल सिंह थे। और राजस्थान के सर्वाधिक समय तक गवर्नर रहने वाले जो राज्यपाल हैं, जिनका लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड है, वो भी गुरुमुख निहाल सिंह है। इन्होंने 1956 से लेकर और 1962 तक लगभग 6 साल तक एज ए गवर्नर राजस्थान में काम है वो किया है। तो सर्वाधिक जो कार्यकाल है, लॉन्गेस्ट जो टाइम पीरियड है एज ए गवर्नर, या जो लॉन्गेस्ट टर्म है, टेन्यूर है एज ए गवर्नर, वो गुरुमुख निहाल सिंह की है। इन्होंने 6 साल तक राजस्थान में एज ए गवर्नर सर्व किया है। और ये प्रथम राज्यपाल भी राजस्थान के। इससे पहले राजस्थान में राज प्रमुख का पद है वो हुआ करता था। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल ये प्रतिभा पाटिल है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल है, जिनका संबंध राजस्थान के मैं सीकर से आप सभी को पता होगा। और ये बेसिकली महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई थी। बाद में इन्होंने लगभग 3 साल तक राजस्थान में एज ए गवर्नर सर्व किया, और 3 साल के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया, रिजाइन दिया, और ये भारत का जो राष्ट्रपति है वो बनने का इनको सुअवसर है वो प्राप्त हुआ। तो ये पहले इस्तीफा देकर चली गई थी लगभग 3 साल बाद, और ये राजस्थान की बहू हैं, और ये महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई थी। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि ऐसे कौन से गवर्नर है जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गए, जो पद पर थे और पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। इसमें ये नाम आप ध्यान रखना, दरबारा सिंह होते हैं सबसे पहले जिनकी मृत्यु हुई, दरबारा सिंह थे। उसके अलावा निर्मल चंद जैन है, उसके बाद शैलेंद्र कुमार सिंह है, और श्रीमती प्रभा राव है। ये लगभग 3 से 4 महीने बाद इनकी डेथ है वो हो गई थी।
कहां पर? एज ए गवर्नर पोस्ट पर सर्व करते हुए, अर्थात इनको जो निधन है वो पद पर रहते हुए हुआ था। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, हालांकि मैं आपको जो पीडीएफ दी जाएगी, पीडीएफ जो अटैच की जा रही है उसमें सारी जानकारी है वो दी हुई है, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के समय रहे राज्यपाल व मुख्यमंत्री। आप सभी को पता है कि राजस्थान में ये जो इधर जो राज्यपाल लिखे हुए और इधर मुख्यमंत्री है, हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई पूछ ले, अब इस टेबल में से कोई भी क्वेश्चन पूछा सकता है, जैसे आपको पूछ ले कि राजस्थान में सर्वप्रथम जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उस समय राजस्थान के गवर्नर कौन थे? तो सर्वप्रथम आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सर्वप्रथम कौन थे? संपूर्णानंद थे। ये संपूर्णानंद वही है जिन्होंने एज ए सीएम काम किया है। कहां पर? दिल्ली में, दिल्ली के सीएम रह चुके हैं। और ये किसके समय पर इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? पहला ये लगा था किसके समय? मोहनलाल सुखाड़िया के समय। ये मोहनलाल सुखाड़िया वही हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जिन्होंने राजस्थान में लगभग 17 साल तक सीएम पद उसको सुशोभित किया था इन्होंने। और ये वही मोहनलाल सुखाड़िया है जिनको सर्वाधिक शपथ लेने का सुअवसर है वो राजस्थान में प्राप्त हुआ है, सर्वाधिक शपथ एज ए सीएम, मुख्यमंत्री। हालांकि आगे सारे फैक्ट आते रहेंगे। फिर संपूर्णानंद चूंकि जा चुके थे राजस्थान से, गवर्नर थे तब, उनके बाद अपॉइंट किया गया सरदार हुकम सिंह को। तो 1967 के समय 1967 में जब प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था, जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, उस समय राजस्थान में ये दो गवर्नर है वो काम कर रहे थे, चाहे आपके डॉक्टर संपूर्णानंद हो और चाहे सरदार हुकम सिंह हो। उसके बाद जो रघुकुल तिलक है, इन्होंने 1977 और 1980 तक 2 बार ये जो टाइम पीरियड था 77 से 80 वाला, इमरजेंसी वाला, प्रेसिडेंट रूल वाला, उस समय गवर्नर दूसरी बार में कौन थे? दूसरी बार में रघुकुल तिलक थे। और इनके समय 2 सीएम वो चेंज हुए। पहली बार रघुकुल तिलक के समय हरिदेव जोशी थे सीएम, और बाद में सीएम कौन बन गए? भैरों सिंह शेखावत। तो 97 से लेकर 1980 तक 3 साल तक रघुकुल तिलक है वो गवर्नर रहे थे राजस्थान में, और इनके समय पर दूसरी बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है वो लगाया गया। और उसके बाद चेन्ना रेड्डी जो है, ये जो राजस्थान में जो 92 में जो आपातकाल लगा था उस समय राजस्थान में 2 गवर्नर उन्होंने काम किया। चेन्ना रेड्डी 93 तक रहे, और 93 में बलीराम भगत है उनको गवर्नर है वो अपॉइंट किया गया था। और इस समय जो सीएम थे वो थे भैरों सिंह शेखावत। तो यहाँ पर से एक क्वेश्चन और ड्रॉ हो रहा है कि जो प्रेसिडेंट रूल है, जो राष्ट्रपति शासन है, सर्वाधिक किस मुख्यमंत्री के समय में लगा? तो सर्वाधिक किसके मुख्यमंत्री के समय में लगा? ये 2 बार लगाया गया। किसके समय में? भैरों सिंह शेखावत के समय में। सर्वप्रथम जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया राजस्थान में, उस समय गवर्नर कौन थे? उस समय गवर्नर थे डॉक्टर संपूर्णानंद। सर्वप्रथम जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, उस समय सीएम कौन थे? तो उस समय सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। अंतिम बार जब राजस्थान में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया 92-93 में, उस समय अंतिम गवर्नर कौन थे राष्ट्रपति शासन के समय? तो बलीराम भगत थे। बलीराम भगत को लोकसभा अध्यक्ष, ये बाद में लोकसभा अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए थे। और अंतिम समय जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, उस समय राजस्थान के सीएम कौन थे? तो राजस्थान के सीएम कौन थे? राजस्थान के सीएम भैरों सिंह शेखावत थे, जो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी हैं, ये भी ध्यान रखना। नॉन कांग्रेस जो गवर्नमेंट बनी थी पहली बार राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद जो वर्चस्व है वो कांग्रेस का रहा था, पर पहले जो गैर कांग्रेसी नॉन कांग्रेस जो सीएम बने वो ये भैरों सिंह शेखावत थे। और भैरों सिंह शेखावत के समय इनके टेन्यूर में 2 बार है वो राष्ट्रपति शासन है वो लगा है। तो ऐसे करके बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो ड्रॉ होंगे। एम चेन्ना रेड्डी क्वेश्चन है, ये एक बार कॉलेज लेक्चर में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर के समय राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है वो लगाया गया था। उसमें इनको छोड़ते हुए ऑप्शन थे, राज्यपालों के नाम लिखे हुए थे, चाहे वो अंशुमान सिंह हो, चाहे गुरुमुख निहाल सिंह हो, चाहे आपका कल्याण सिंह हो, कोई भी हो सकते हैं। इनके अलावा मार्गरेट अल्वा हो, इनको छोड़कर चेन्ना रेड्डी का नाम था, और इसका सही ऑप्शन क्या था? चेन्ना रेड्डी था। तो हमें इन चारों का नाम याद रखने, 5 के नाम, संपूर्णानंद, सरदार हुकम सिंह, रघुकुल तिलक, एम चेन्ना रेड्डी और बलीराम भगत। इन सभी के समय राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है वो लगाया गया था। और इन चारों के नाम भी आपको याद रखने। सबसे पहले मोहनलाल सुखाड़िया के समय लगा, अंतिम बार भैरों सिंह शेखावत के समय लगाया गया, सर्वाधिक बार भैरों सिंह शेखावत के समय लगाया गया। ये फैक्ट आपको याद है वो रखने। ये किससे संबंधित है? ये है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन से संबंधित। राजस्थान में कुल
4 बार प्रेसिडेंट रूल है वो लगाया गया, 4 बार राष्ट्रपति शासन है वो लगाया गया। ठीक है, उसके बाद आता है एक बार इमरजेंसी लगी 1975 में, आर्टिकल 352 वाली। और ये इस इमरजेंसी के समय आपको ध्यान रखना है कि इस इमरजेंसी के समय राजस्थान के जो सीएम थे वो हरिदेव जोशी थे और राज्यपाल है वो सरदार जोगिंदर सिंह है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1975 के समय जब नेशनल इमरजेंसी लगाएगी तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। अभी हम बात कर रहे थे आर्टिकल 356 की, राष्ट्रपति शासन की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, और हम बात करें आर्टिकल 352 की, नेशनल इमरजेंसी की, राष्ट्रीय आपातकाल की। तो राष्ट्रीय आपातकाल जब 1975 में राजस्थान में लगाया गया, उस समय राजस्थान के सीएम कौन थे ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो राजस्थान के सीएम कौन थे? श्री हरिदेव जोशी थे। और ये भी पूछ सकते हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी लगाएगी 1975 में, उस समय राजस्थान के गवर्नर है वो कौन थे? तो राजस्थान के गवर्नर कौन थे? सरदार जोगिंदर सिंह। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट रूल की, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? नेशनल इमरजेंसी की। ये सारी की सारी चीजें आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और आजकल ये ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है वो ज्यादा है, या आपसे पूछे जाने की संभावना कम है कि गवर्नर किसको इस्तीफा देगा, गवर्नर पद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है। अब आजकल आरपीएससी इन क्वेश्चन को छोड़कर ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पर आ रही है, तो हमें ये भी नॉलेज होना क्या है, जरूरी है। ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मेरा कहने का मतलब केवल इतना ही है। उसके बाद आता है कि ऐसे कौन से राज्यपाल है जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे। राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल है जिन्होंने लोकसभा में भी काम किया, वो लोकसभा के सदस्य भी रहे और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तो ऐसे केवल 2 ही राज्यपाल हैं। एक तो कलराज मिश्र हैं जो यूपी से बिलोंग करते हैं और वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं, जो पहले कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। और दूसरी जो है वो कांग्रेस की मार्गरेट अलवा है। ये दोनों ऐसे लोग हैं जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य हैं वो रहे हैं। ये जरूर ध्यान रखना। यहाँ पर बात आ रही संसद के दोनों सदनों के सदस्य की। ये दोनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे हुए। कौन? कलराज मिश्र और मार्गरेट अलवा। उसके बाद ऐसे कौन से राज्यपाल है जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है? ये क्वेश्चन एक बार तो पूछा जा चुका है और उसका आंसर बलिराम भगत था। इन तीनों को छोड़ते हुए 3 ऑप्शन और दिए हुए थे कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल हैं जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में या स्पीकर के रूप में भी काम है वो किया है। तो उसमें एक बलिराम भगत थे और 3 ऑप्शन इन तीनों को छोड़ते हुए थे, जबकि तीनों ऐसे गवर्नर है जिन्होंने एज ए स्पीकर भी काम है वो किया है। चाहे आपके बलिराम भगत हो, चाहे शिवराज पाटिल हो और चाहे सरदार हुक्म सिंह हो, इन तीनों ने गवर्नर के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी काम है वो किया। आपको तीनों के नाम है वो याद रखने। उसके बाद आता है कि वे राज्यपाल जो राज्यसभा का उपसभापति भी रही है। तो राज्यसभा की उपसभापति कौन रही है? ध्यान रखना, प्रतिभा पाटिल। ये प्रतिभा पाटिल वही है जिन्होंने राजस्थान में लगभग 3 साल तक एज ए गवर्नर काम किया और बीच में इस्तीफा देकर इनको कांग्रेस के समय प्रेसिडेंट बनाया गया, राष्ट्रपति बनाया गया। ये वही प्रतिभा पाटिल है। तो प्रतिभा पाटिल है वो गवर्नर भी रह चुकी हैं, प्रतिभा पाटिल है वो एमपी भी रह चुकी हैं, प्रतिभा पाटिल प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं और प्रतिभा पाटिल है वो राज्यसभा की उपसभापति भी रह चुके हैं। तो प्रतिभा पाटिल को, जो श्रीमती प्रतिभा पाटिल, इनको आपको ध्यान में रखना है। एक ये और है कि ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो विधानसभा में स्पीकर रह चुके हैं। तो विधानसभा में स्पीकर रहने वाले केवल एक ही राज्यपाल राजस्थान के, जिनका नाम है दरबारा सिंह। और ये दरबारा सिंह वही है जिनकी पद पर रहते हुए क्या हुई थी? एज ए गवर्नर डेथ हो गई थी। गवर्नर के रूप में इनकी पद पर रहते हुए क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आता है कि ऐसे कौन से गवर्नर है राजस्थान के जिन्होंने दूसरे राज्यों में एज ए सीएम है वो काम किया था। और आप सभी को पता होगा कि सीएम को सेवानिवृत्ति के बाद पार्टी के द्वारा क्या बनाया जाता है? गवर्नर है वो बनाया जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से गवर्नर है जिन्होंने एज ए सीएम भी दूसरी जगह क्या किया है? सर्व किया। एज ए सीएम दूसरे राज्यों में इन्होंने काम है वो किया, मुख्यमंत्री के रूप में। ये सारे नाम है। सबसे पहले कल्याण सिंह है। कल्याण सिंह का संबंध यूपी से है। ये यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में इनका निधन हुआ है कल्याण सिंह जी का, और हमारे यहाँ राज्य के अवकाश भी घोषित किया गया। दूसरे मदन लाल खुराना है। मदन लाल खुराना फेमस हैं जनता दरबार के लिए। राजस्थान के पहले राज्यपाल थे
जिन्होंने राजस्थान में जनता दरबार लगाया था। जनता दरबार का मतलब है कि ये जनता से पब्लिकली मिलते थे। इनका मानना था कि मैं राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं हूँ, मैं राज्य की जो जनता है उसका सेवक भी हूँ। क्योंकि मैं इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर बैठा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जनता से समय समय पर मिलूं। तो राज्य के प्रथम राज्यपाल थे राजस्थान के जिन्होंने जनता दरबार है वो लगाया था। पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये ऐसे राजस्थान में कौन से गवर्नर है जिन्होंने एज ए सीएम भी कहीं पर काम है वो किया है। तो मदन लाल खुराना है, वो दिल्ली के सीएम रहे थे और बाद में इनको राजस्थान का राज्यपाल अपॉइंट किया गया। और कुछ समय बाद जब केंद्र में सरकार बदली, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसा ट्रेंड है कि अभी सरकारें बदलती थी, सरकार बदलते राज्यपालों इस्तीफा दे देते थे। तो यहाँ पर ज्यों ही केंद्र में सरकार बदली तो मदन लाल खुराना अपने टाइम पीरियड का पूरे होने से पहले ही इस्तीफा देकर अब वो चले गए। फिर आते हैं एम चन्ना रेड्डी। एम चन्ना रेड्डी वही है जो लास्ट जो इमरजेंसी 92 वाली उस समय हमारे यहाँ गवर्नर रहे थे और इनके बाद बलिराम भगत रहे गवर्नर। और ये जो चेन्ना रेड्डी हैं, चेन्ना रेड्डी जो है ये आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम है। इन्होंने आंध्र प्रदेश के सीएम के रूप में पहले काम किया था। उसके बाद बसंत दादा पाटिल है, इनका संबंध महाराष्ट्र से, ये महाराष्ट्र के सीएम रहे हैं पहले, बाद में इनको राजस्थान में गवर्नर बनाया गया। उसके बाद संपूर्णानंद है, संपूर्णानंद है वो यूपी के सीएम रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और लास्ट में गुरमुख निहाल सिंह है, गुरमुख निहाल सिंह ने भी एज ए सीएम काम किया है। कहाँ पर? दिल्ली में। ये दिल्ली में लगभग 1 साल तक मुख्यमंत्री है वो रहे। तो ये जो सीएम है ये राजस्थान में एज ए इन्होंने गवर्नर भी काम है वो किया है। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। कल्याण सिंह दिल्ली के सीएम रहे, सॉरी यूपी के सीएम रहे, मदन लाल खुराना दिल्ली के सीएम रहे, एम चन्ना रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम रहे, बसंत दादा पाटिल वो महाराष्ट्र के सीएम रहे, संपूर्णानंद वो यूपी के सीएम रहे, और लास्ट में जो गुरमुख निहाल सिंह है इन्होंने भी दिल्ली के सीएम के रूप में काम है वो किया है। तो ये वो सीएम है जो बाद में राजस्थान में गवर्नर है वो अपॉइंट हुए। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने एज ए सीएम वो काम किया कहीं न कहीं किसी भी राज्य में। तो आपको 3 ऑप्शन ही दे देंगे इनमें से और एक ऑप्शन उठा के कहीं से दे देंगे, दरबारा सिंह का दे देंगे। तो आपको छांटना पड़ेगा कि 1 2 3 सही है, 1 2 सही है, वो आपको एग्जाम में देखना है। हमें यहाँ पर इन नामों को सबको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है कि सर्वाधिक समय तक राज्यपाल कौन रहे। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि सर्वाधिक समय तक राजस्थान में जो राज्यपाल रहे वो गुरमुख निहाल सिंह है और उन्होंने 1956 से लेकर 1962 तक लगभग 6 साल तक इन्होंने एज ए गवर्नर और राजस्थान में काम किया है। राज्यपाल पद पर महिलाएं कौन कौन रही हैं? तो राज्यपाल पद पर महिलाएं सबसे पहले श्रीमती प्रतिभा पाटिल है, ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल है, आप सभी को पता होगा। श्रीमती प्रभा राव है और मार्गरेट अल्वा है। श्रीमती प्रभा राव वही है जिनके पद पर रहते मृत्यु हो गई थी और मार्गरेट अल्वा है वो बाद में इस्तीफा देकर वो चली गई थी। ठीक है, ये 3 महिलाएं इन्होंने राजस्थान में एज ए गवर्नर है वो काम किया है। चाहे श्रीमती प्रतिभा पाटिल है, श्रीमती प्रभा राव है और श्रीमती मार्गरेट अल्वा है। ये वो चीफ जस्टिस हैं राजस्थान के हाईकोर्ट के जिन्होंने एक्टिंग गवर्नर एज एक्टिंग गवर्नर और राजस्थान में काम किया गया। सर्वप्रथम जो काम किया था, तो सर्वप्रथम एक्टिंग गवर्नर बने चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के, वो थे कौन? नवरंग लाल टिब्रेवाल। इनके बाद में वेदपाल त्यागी, मिलाप चंद जैन और स्वरूप सिंह। इन चारों ने, ये वो गवर्नर हैं जो एक्टिंग गवर्नर बने थे। किससे? हाई कोर्ट के जज रहते हुए। तो सबसे पहले कौन बने हाई कोर्ट के जज एज ए गवर्नर? एक्टिंग जज। इनको कार्यवाहक गवर्नर बनाया गया था, इनको कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया था, कुछ समय के लिए राज्यपाल बनाया गया था। तो सबसे पहले कौन थे? नवरंग लाल टिब्रेवाल, वेदपाल त्यागी, मिलाप चंद जैन और स्वरूप सिंह। ये 4 जो हैं इन्होंने एज ए गवर्नर एक्टिंग गवर्नर राजस्थान में काम है वो किया। और ये सारे कौन है? ये सारे के सारे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद आता सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे। तो सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे वो टीवी राजेश्वर हैं और राजस्थान में लगभग 7 दिन तक, केवल 7 दिन तक एज ए गवर्नर है वो काम किया है। ठीक है, उसके बाद आता है ये कुछ कथन है जो आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए। जैसे आपको बोल दे कि निम्नलिखित में से किसने राज्यपाल को हेडेक है कि राज्यपाल है वो केवल मात्र सरदर्द है। तो ये ऐसे कथन है कि निम्नलिखित में से किसने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया का है। निम्नलिखित में से किसने राज्यपाल को केवल
अतिथि सत्कार करने वाला का है कि ये केवल गेस्ट उनका वेलकम करता है, इसके अलावा राज्यपाल के पास कोई शक्ति है वो नहीं है। तो ये 3 कथन इंपोर्टेंट, 4 कथन है, इनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, ये सरोजिनी नायडू है। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया का है, ये बर्ड है जो कि गोल्डन आयरन केज है उसमें रहता है, अर्थात इसके पास कोई शक्ति है वो नहीं है। दिखने में तो शक्ति दिखती है इसके पास, पर इसके पास किसी प्रकार की कोई शक्ति है वो नहीं है। दूसरा विजय लक्ष्मी पंडित है। विजय लक्ष्मी पंडित ने केवल इसको बताया वेतन का आकर्षण, कि अगर कोई राज्यपाल पद पर कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई एज ए गवर्नर अपॉइंट किया जा रहा है और कोई व्यक्ति वो गवर्नर अपॉइंट हो रहा है, तो वो केवल अपॉइंट होता है किस लिए, कि इसमें सैलरी वो बहुत अच्छी होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में वर्तमान में जो गवर्नर है उनकी सैलरी 3.5 लाख रुपए है। तो केवल 3.5 लाख रुपए के लिए या इतना जो भारी भरकम जो वेतन मिलता है, इसको देखकर ही व्यक्ति वो राज्यपाल अपॉइंट होता है। पट्टाभी सीतारामन ने बताया था कि चूंकि ये फॉर्मल पोस्ट है, औपचारिक पद है, तो इसका केवल एक ही काम है कि जब भी अतिथि आते हैं, जब भी गेस्ट आते हैं, उनका गवर्नर वो क्या करता है, वेलकम करता है, उनका स्वागत है वो करता है। उसके बाद मार्गरेट अल्वा है। मार्गरेट अल्वा ने राज्यपाल जो पद है उसको केवल हेडेक का है, इसको केवल एक सरदर्द है वो कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए केवल सरदर्द है, इसके अलावा ज्यादा कुछ है वो नहीं होता। तो आपको 4 कथन है वो याद है वो रखने। उसके बाद आता है राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इंपोर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं जिनका संबंध किससे है, गवर्नर से। तो सबसे पहले आर्टिकल 153 है। ये आपसे ये बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार पूछा गया कि राज्य में एक गवर्नर होगा, देयर शैल बी ए गवर्नर इन स्टेट। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आर्टिकल 153 में, अनुच्छेद 153 में। उसके बाद आता है आर्टिकल 154 कि राज्यपाल की जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां, राज्यपाल की जो राज्य की जो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है, वो सारी की सारी किसके पास होंगी, वो सारी की सारी किसके पास होंगी, राज्यपाल के पास होगी। हालांकि जो एग्जीक्यूटिव पावर है, ये सारी की सारी इसके पास पावर है वो औपचारिक होती है, ये फॉर्मल पावर होती है। और वैसे इन पावर्स को एंजॉय करता है कौन, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ये मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम है वो करता है। उसके बाद आता है 155 आर्टिकल 155 कि जो गवर्नर है इसको अपॉइंट कौन करता है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर दिया हुआ है, इसको अपॉइंट कौन करता है, राज्यपाल को अपॉइंट करता है कौन, राष्ट्रपति। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पर राष्ट्रपति है वो इनको अपॉइंट करेगा। फिर 156 में इसका टर्म दिया हुआ है कि राज्यपाल की पदावधि क्या होगी। तो मैंने आपको बता दिया था कि आर्टिकल 156 में राज्यपाल की पदावधि है वो सामान्यतः 5 वर्ष होती है, और वैसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो काम करता है। पर राज्यपाल का रिमूवल किस प्रकार से होगा, राज्यपाल को किस प्रकार से हटाया जाएगा, इसको लेकर संविधान में किसी भी बात का उल्लेख है वो नहीं किया गया है। ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 157। आर्टिकल 157 में राज्यपाल पद की योग्यताएं हैं वो लिखी गई हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या किस क्राइटेरिया के तहत राज्यपाल उसका चयन है वो किया जाएगा। और ये ध्यान रखना कि आर्टिकल 157 में केवल राज्यपाल की योग्यताओं में केवल 2 ही योग्यताएं लिखी गई हैं। ये आप ध्यान में रखना, केवल 2 योग्यताओं को उल्लेख है वो किया गया। पहली योग्यता तो आयु है, इसमें जो मिनिमम आयु है वो 35 वर्ष होगी। और दूसरी इसमें योग्यता दी हुई है भारत का नागरिक, कि जो राज्यपाल है उसको सिटीजन ऑफ इंडिया है वो होना चाहिए, राज्यपाल को भारत का नागरिक है वो होना चाहिए। ठीक है। आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है, राज्यपाल की जो ओथ है, गवर्नर की जो ओथ है उसका उल्लेख है कि किस प्रकार से संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेगा, इसका उल्लेख आर्टिकल 159 में किया हुआ है। ये इंपोर्टेंट आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 में जो राज्यपाल है उसकी क्षमादान जो शक्तियां हैं उनका उल्लेख है वो किया गया। उसके अलावा आर्टिकल 163 है। आर्टिकल 163 में राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख है। ये मैंने आपको कल बताया था कि राज्यपाल की जो संविवेकी शक्तियां, जो राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर है, कि अगर किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है चुनाव के बाद, तो राज्यपाल किस व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए बुलाएगा, ये राज्यपाल की विवेक पर निर्भर करता है। ये राज्यपाल का डिस्क्रिशनरी पावर है और इसका उल्लेख आर्टिकल 163 में वो किया गया। उसके अलावा आर्टिकल 213 है, जो राज्यपाल का ऑर्डिनेंस पावर है, राज्यपाल की जो अध्यादेश शक्ति है, उसका उल्लेख है वो आर्टिकल 213 आर्टिकल 213 में किया गया। ठीक है। तो ऐसे करके ये इंपोर्टेंट आर्टिकल है जो हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा एक आर्टिकल और याद रखना, आर्टिकल 171(5).
आर्टिकल 171(5) के में राज्यपाल को मनोनयन की शक्ति है, नॉमिनेशन पावर है, किसमें? विधान परिषद में। जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें इसको नॉमिनेशन की पावर है कि ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/6 1/6 जो मेंबर है उनका अपॉइंटमेंट है वो करेगा, उनको नॉमिनेट है वो करेगा। 1/6 लोग कौन होंगे? जो साहित्यिक जगत से हो, पत्रकारिता से भी हो सकते हैं, वो विधि विशेषज्ञ भी हो सकते हैं, वो साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। ये राज्यपाल के ऊपर निर्भर करेगा। वो शिक्षाविद भी हो सकते हैं, एकेडमिशियन भी हो सकते हैं। ये राज्यपाल पर निर्भर करेगा कि वो किन व्यक्तियों को, किन 1/6 व्यक्तियों को जो विधान परिषद का सदस्य अपॉइंट करता है। तो ये इंपोर्टेंट आर्टिकल है, इनके बारे में आपको पता है वो होना चाहिए। ठीक है, अब ये कुछ प्रश्न है जो पहले पूछे गए, इनको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप करें, क्योंकि आपको ये पीडीएफ आज डाल दी जाएगी। और मेरा ये मानना है कि हम कुछ क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चन आप करेंगे, और मैं कल जब हम स्टार्ट करेंगे क्लास को उस समय मैं इनको सोल्व वो करवा दूंगा। पर फिर भी देख लेते हैं। चलो, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? देयर शैल बी ए गवर्नर इन एवरी स्टेट। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि राज्यपाल पद की जो शुरुआत है, राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद, जो पहला अनुच्छेद है जिसमें राज्यपाल के बारे में लिखा हुआ है वो आर्टिकल 153, आर्टिकल 153, आर्टिकल अनुच्छेद 153 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारत के प्रत्येक राज्य में क्या होगा? राज्यपाल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी। उसके बाद आता है कि राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? तो संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है, यहाँ पर अगर संवैधानिक आ रहा है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड आ रहा है, तो हम इसका आंसर करेंगे गवर्नर। और अगर यहीं पर आए कि वास्तविक प्रमुख कौन है, कि वास्तव में जिसके पास कार्यपालक शक्तियां हैं, तब आंसर हम क्या करेंगे? इसका मुख्यमंत्री करेंगे। तब हम इसका आंसर कर देंगे चीफ मिनिस्टर। पर यहां पर इसका आंसर क्या होगा? गवर्नर होगा। यहां पर इसका आंसर राज्यपाल होगा। उसके बाद राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख कौन है? वही लीगल हेड कौन है या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? इसका भी आंसर वही होगा, राज्य के राज्यपाल होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? कि जो प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है? तो मैंने आपको बताया था अभी आर्टिकल 155 में कि जो गवर्नर है उसका अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और गवर्नर को अगर समय से पहले इस्तीफा देना है, अगर रिजाइन करना है, रेजिग्नेशन देना है, तो भी वो रेजिग्नेशन किसको देगा? वो रेजिग्नेशन इस्तीफा किसको देगा? भारत के राष्ट्रपति को। तो अपॉइंटमेंट का अधिकार और इस्तीफा भी अगर देगा राज्यपाल समय से पूर्व, तो दोनों को दोनों कार्य कौन करेगा? किसको देगा इस्तीफा? राष्ट्रपति को। अपॉइंट कौन करेगा? राष्ट्रपति। पर मैंने आपको बताया था कि इसको समय से पूर्व हटाने की जो प्रक्रिया है, कि अगर मान लो इसको 5 साल से पहले हटाया जा रहा है, इसके बारे में क्या प्रोसेस होगा, किस प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, इसका उल्लेख कहीं भी संविधान में नहीं किया गया। इसलिए इसको हम कहते हैं कि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो काम करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? केवल राष्ट्रपति। ठीक है। उसके बाद आता है नीचे दिए हुए 2 वक्तव्यों को विचार कीजिए। 2 वक्तव्य, इन पर विचार करना है हमें। पहला कथन है ए और दूसरा कारण है। तो कथन दे रखा, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत रहता है। ये बात हमने पढ़ी थी भी, बिल्कुल सही है। और राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। तो यहाँ पर हमें ए को देखते हुए हमें आर को देखना था कि क्या आर सही है। यदि आर सही है उसके बाद हम आगे जाते हैं कि क्या जो ए है, जो आर है, वो ए की व्याख्या कर रहा है। पर यहाँ पर हम पहले, सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चंस में हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या दोनों कथन तो सही है क्या। पर हम अगर दूसरे कथन को देखेंगे तो आपको सभी को पता लग गया होगा जो दूसरा कथन वो बिल्कुल क्या है? गलत है। ठीक है। गलत कैसे है? कि राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। जबकि मैंने अभी हम पीछे पढ़ते हुए गए हैं कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 155 के तहत कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति। तो यहाँ पर दूसरा जो कथन है वो क्या है? गलत है। तो इसका आंसर क्या है? बी, कि ए तो सही है पर इसमें आर है वो क्या है? गलत है। उसके बाद आता है
कि राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है। तो ये वहां पर वही बात है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक अपने पद पर रहेगा। उसके बाद आता है राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देगा, रेजिग्नेशन किसको देगा, जो इसका अपॉइंटमेंट करेगा उसी को रेजिग्नेशन देगा। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। तो इसको ये रेजिग्नेशन भी किसको देगा, इस्तीफा भी किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, प्रेसिडेंट को देगा। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो अभी हम पढ़ते हुए गए थे कि 155 में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अभी हम पढ़ा था हमने कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, आर्टिकल 155 में। उसके बाद हमने देखा कि जो 156 है उसमें से लिख रखा है राज्यपाल की नियुक्ति होती, नियुक्ति हेतु योग्यताएं, जबकि इसकी जो योग्यताएं हैं वो लिखी हुई है आर्टिकल 157 में। तो हमें नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है, नीचे दो ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे नहीं, हमें यहीं पर पता लग गया कि ये जो अनुच्छेद है ये सही नहीं लिखा हुआ है। राज्यपाल की जो योग्यताएं हैं वो आर्टिकल 157 में लिखी हुई है कि गवर्नर बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताओं की आवश्यकता है, कौन कौन सी एलिजिबिलिटीज की आवश्यकता है, क्या क्या क्राइटेरिया है। तो उसमें केवल दो ही क्राइटेरिया थे, मैंने आपको बताया था। एक तो आपका एज है और दूसरा मैंने बताया था भारत का नागरिक होना चाहिए। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 157 में, जबकि यहाँ पर गलत दिया हुआ। ठीक है, तो आपको ये आपको ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर बताया था 157 में राज्यपाल पद की योग्यताओं के बारे में लिखा गया है, जबकि यहाँ पर ये कह रहा है कि राज्यपाल की योग्यताएं कौन से आर्टिकल में है, 156 में। इसका मतलब ये जो बी ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। ठीक है, उसके बाद आता है कि राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में। ये जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, ये वो क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में आरपीएससी पूछ चुकी है। तो यहाँ पर योग्यताओं को लेकर आरपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रही है। तो राज्यपाल की जो योग्यता है वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 157 में। ठीक है, उसके बाद आता है राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है, वो योग्यता वाली बात आ गई यहाँ पर। तो योग्यता मैंने आपको बता दिया कि राज्यपाल की जो नियुक्ति की जो दो योग्यताएं होनी चाहिए उनमें सबसे पहली आयु है, एज है, और एज वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। तो इसमें आंसर क्या होगा, 35 वर्ष होगा। उसके बाद है राज्यपाल अपने सेवी के कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन किसकी सहायता और सलाह से करेगा। तो ये आर्टिकल 163 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 163 में लिखा हुआ है। हमें आगे जाकर देखेंगे, अभी जब हम मुख्यमंत्री को पढ़ेंगे, जब हम सीएम को पढ़ेंगे, तब हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे 163 को। उसमें साफ लिखा हुआ है कि राज्यपाल किसकी सहायता और सलाह से काम करेगा, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। और जो स्वेवी की शक्ति है, जो स्वेवी की कार्य उसके डिस्कशनरी पावर है, वहां पर अपने विवेक से काम में लेगा, वहां पर वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह है वो नहीं लेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी इसको आर्टिकल 200 का प्रयोग करना है, जब भी इसको आर्टिकल 356 का प्रयोग करना है, जब भी इसको आर्टिकल 163 का प्रयोग करना है, तब वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह है वो नहीं लेगा। चाहे उसको बहुमत न होने की स्थिति में उसको किसी व्यक्ति को बुलाना हो, चाहे किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना हो, चाहे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी हो, ऐसे कार्यों में वो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं लेगा। अन्यथा या इसके अलावा जब भी राज्यपाल कोई काम करेगा तो निश्चित रूप से सलाह लेगा, सहायता लेगा, किसकी, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 163 में। ठीक है, उसके बाद आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के अधिवक्ता की नियुक्ति है वो करते हैं। एडवोकेट जनरल राजस्थान के, उनकी नियुक्ति आर्टिकल 165 में राज्यपाल के द्वारा है वो की जाती है। हम आगे पढ़ेंगे इसको, पर ये ध्यान रखना कि राजस्थान में जो एडवोकेट जनरल है, जो महाधिवक्ता है, उसका जो अपॉइंटमेंट है वो राज्यपाल के द्वारा होगा। और कौन से आर्टिकल के तहत होगा, आर्टिकल 165 के तहत। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाते हैं। राजस्थान के राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है। सबसे पहले विधानसभा को आहूत करने की। मैंने आपको बताया था राज्यपाल की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेचर पावर ऑफ गवर्नर, कि राज्यपाल के पास कौन कौन सी विधायी शक्तियां हैं। तो मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल को सदन को आहूत करने के भी, आहूत मतलब सम्मन करना, सदन को बुलाना। दूसरा, विधानसभा विघटन करने की, लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करने की। उसके अलावा एडजर्न की, जब भी विधानसभा का सत्रावसान होगा। ये तीनों शक्तियां तो राज्यपाल के पास है, पर विधानसभा को स्थगित करने का जो पावर है वो राज्यपाल के पास नहीं होता है।
तो इसमें आर्टिकल, इसमें कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के अभिभाषण से संबंधित है? विशेष अभिभाषण। तो आप आगे मैं बता दूंगा आपको। इसमें आर्टिकल 176 है। कौन सा संबंधित है? आर्टिकल 176। ये अनुच्छेद वाले हैं। अनुच्छेद आपको इंपोर्टेंट जो अनुच्छेद है वो आपको देखने पड़ेंगे, और लास्ट में मैं एक बार आपको इंपोर्टेंट अनुच्छेद है वो एक बार वापस बता दूंगा कौन कौन से अनुच्छेद है वो आपसे पूछे जाने की संभावना है, कि कौन कौन से इंपोर्टेंट आर्टिकल स्टेट पॉलिटी के जो आपसे पूछ जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्पेशल स्पीच होता है गवर्नर का, राज्यपाल का, वो आर्टिकल 176 में है, वो दिया हुआ। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन को एक बार आप देख लेना, मैं कल बता दूंगा आपको। वैसे इसका आंसर ए है, पर फिर भी आप इसको देखना एक बार, ये पिछली बार आरएस एग्जाम पूछा गया था। अगले वीडियो में 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मैंने अभी जब हमने इंपोर्टेंट आर्टिकल देखे थे गवर्नर से संबंधित, तो वो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 213 के तहत तो गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी करता है, और आर्टिकल आपने पढ़ लिया होगा पहले 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो यहाँ पर आर्टिकल जो 213 है उसके तहत जो गवर्नर है वो क्या जारी करता है? अध्यादेश वो जारी करता है। तो उसका आंसर क्या होगा? 213। उसके बाद आता नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। तो आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा जो अभिवादन है वो वर्तमान में राज्यपाल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये पहले ऑन मोस्ट ऑनरेबल, हिज हर एक्सेलेंस, ये सारे वर्ड्स तो पहले यूज में लिए जाते थे, पर अब वर्तमान में केवल और केवल एक ये जो वर्ड है ऑनरेबल है, जो माननीय जो है, ये जो वर्ड है वो राज्यपाल के लिए प्रयुक्त होता है। इन सभी वर्ड्स जो हैं, ये सारे शब्द हैं, उनको हटा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान में राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है? तो ये हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख तो होता ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो राज्यपाल होता है, और चांसलर भी होता है स्टेट यूनिवर्सिटीज का, राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी होता है, राजस्थान की जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसका भी अध्यक्ष होता है, सैनिक कल्याण बोर्ड का भी अध्यक्ष होता है, पर राज्यपाल है वो अरावली प्रबंधन जो बोर्ड है, अरावली मैनेजमेंट बोर्ड है, उसका अध्यक्ष है वो नहीं होता। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 100 निम्न विवरणों पर विचार कीजिए। आर्टिकल 157 राज्यपाल पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। बिल्कुल ही करता है, हम पहले पढ़ चुके हैं इसको। पहला कथन है वो सही है। दूसरा, राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए। क्या सही है? बिल्कुल गलत है। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि राज्यपाल है उसको विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। राज्यपाल की योग्यता में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राज्यपाल है उसको ना तो एमपी होना चाहिए और ना ही एमएल होना चाहिए। तो इसका मतलब दूसरा जो कथन है वो बिल्कुल क्या है? गलत है। तीसरा, नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, जबकि मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल के लिए जो मिनिमम एज है, राज्यपाल के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो कितनी है? 35 वर्ष है। इसका मतलब तीसरा जो कथन है वो भी क्या है? गलत है। तो केवल इसमें पहला जो कथन है वो सही है, इसलिए इसका आंसर होगा सिर्फ 1। उसके बाद आता है राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये मैंने डिस्कस पहले कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल किस प्रकार से कौन कौन कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। तो इसमें कौन होता है? राजस्थान के राज्यपाल। ये जो कमेटी बनती है, मैनेजमेंट कमेटी होती है आर्मी पर्सन्स के लिए, इसका अध्यक्ष कौन होता है? गवर्नर होता है। उसके बाद राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि, आप सभी ने पढ़ा होगा कि कोई भी विधेयक, जब आपने संसद पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि संसद बराबर पार्लियामेंट बराबर क्या होता है? राष्ट्रपति प्लस राज्यपाल, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। ये आपने पढ़ा होगा कि संसद इन तीनों से मिलकर बनी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी बिल है वो अगर लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा से पास होने के बाद किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति इसको मंजूरी दे दे किसी बिल को तो बन जाता है कानून, एक्ट। या कोई बिल हो पहले राज्यसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा के बाद लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा से पास होने के बाद किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति अगर उसको मंजूरी दे दे, राष्ट्रपति यदि उस पर हस्ताक्षर कर दे तो क्या बन जाता है? एक्ट, कानून बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी राज्य में भी जो
विधानमंडल है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, राज्यपाल प्लस विधानसभा, और अगर मान लो कहीं पर दूसरा सदन भी है, कहीं पर बाईकैमरल सिस्टम है, तो वहां पर विधान परिषद। इन दोनों से कोई भी बिल है वो पास होने के बाद अंतिम रूप से किसके पास जाएगा हस्ताक्षर होने के लिए? अंतिम रूप से हस्ताक्षर होने के लिए जाएगा किसके पास? गवर्नर के पास। किसके पास जाएगा? गवर्नर के पास। तो बिल है वो एक्ट कब तक नहीं बनेगा? जब तक कि उस पर राज्यपाल वो हस्ताक्षर नहीं करते, राज्यपाल साइन है वो नहीं करते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विधानमंडल द्वारा पारित जो विधेयक है, बिल जो है, विधेयक का मतलब है बिल, ये बिल कब तक एक्ट का रूप नहीं ले सकता, कब तक कानून का रूप नहीं ले सकता? तो मैंने आपको बता दिया कि अगर विधानसभा ने पास कर दिया है तो अंतिम रूप से उस पर मोहर लगनी या अंतिम रूप से उस पर हस्ताक्षर होने आवश्यक है। किसके? गवर्नर के। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, विधानसभा अध्यक्ष की सहमति प्राप्त न हो जाए, गलत। मंत्रिपरिषद उसे स्वीकृत नहीं कर दे, गलत। उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर दे। राज्यपाल जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे विधानसभा से पारित होने के बाद, तब तक कोई भी बिल है वो एक्ट का रूप है वो नहीं ले सकता, कोई भी विधेयक हो कानून नहीं बन सकता। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी। हमें डी की तरफ जाने की आवश्यकता ही नहीं है, जबकि डी में लिखा हुआ राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाए तो, जबकि राष्ट्रपति का राज्य विधानसभा से पारित बिल है उनसे कोई लेना देना नहीं होता। राष्ट्रपति का लेना देना होता है आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल द्वारा रिजर्व रखे गए बिल के लिए। ठीक है। उसके बाद आता है, एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों की में से कौन से कथन सही है? कौन से स्टेटमेंट है वो सही है, करेक्ट है? पहला, राज्यपाल की कार्यपालिक शक्तियां इसमें निहित है, बिल्कुल सही बात है, राज्यपाल में निहित होती कार्यपालक शक्तियां। दूसरा, इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात, दूसरा कथन भी सही है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी से बने रहते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी कथन सही है। और लास्ट में दिया हुआ है कि जो राज्यपाल है वो इनके जो बर्खास्त के कारण है वो संविधान में उल्लेखित नहीं है, कि अगर इनको समय से पूर्व अगर बर्खास्त किया जा रहा है तो उसका उल्लेख है वो कहीं भी नहीं किया गया। उल्लेखित है, यह आप ध्यान में रखना, यहाँ पर दिया उल्लेखित है, अगर यहाँ पर होता उल्लेखित नहीं है तब तो ये कथन सही होता। क्योंकि जब मैंने आपको बताया था पीछे कि कार्यकाल के बारे में जो हम चर्चा की थी, जब हमने इसके टेन्योर के बारे में चर्चा की थी कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यह सामान्यतः 5 वर्ष के लिए काम करता है। उस समय मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल को किस प्रकार से हटाया जाएगा उसका उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं किया गया। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट तीसरा वाला जो है ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि राज्यपाल को यदि हटाया जा रहा है, उसको रिमूव किया जा रहा है, उसका टर्मिनेशन किया जा रहा है, इसका उल्लेख संविधान में किया गया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो पहला, दूसरा और तीसरा जो कथन है ये तो सही है, लेकिन चौथा कथन क्या है? गलत है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी, केवल 1, 2 और 3। ठीक है। उसके बाद, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल में लौटा सकता है, जबकि राज्यपाल को धन विधेयक के मामले में किसी प्रकार की कोई भी शक्ति है वो नहीं है। इसका मतलब कौन सा कथन सही नहीं है? हमें नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है, पहला कथन ही गलत है, पहला स्टेटमेंट ही गलत है। राज्यपाल सामान्य विधेयक को तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पर धन विधेयक के मामले में राज्यपाल के पास कोई भी शक्ति है वो नहीं है। ठीक है। धन विधेयक हालांकि मनी बिल जब भी आएगा वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से रखा जाता है, राज्यपाल की पूर्वानुमति से, गवर्नर की परमिशन ली जाएगी, उसके बाद में मनी बिल को स्टेट लेजिस्लेचर में, विधानमंडल में रखा जाता है। लेकिन धन विधेयक के मामलों में राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर को रिव्यू के लिए कहे, राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए कहे। ठीक है। जबकि दूसरा कथन बिल्कुल सही है, राज्यपाल किसी विधेयक को भारत को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकते हैं आर्टिकल 200 के तहत, आर्टिकल 200। तीसरा कथन, राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई सेशन नहीं चल रहा हो, अगर राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और सरकार को लगता है कि उसको इमरजेंसी में कोई कानून बनाना है, आपातकाल में कोई कानून बनाना है, ऐसी स्थिति में अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाए जाते हैं और ये आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल द्वारा बनाए जाते हैं। तीसरा कथन भी सही है, राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति है, बिल्कुल है, आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल के पास समाधान की शक्तियां हैं वो है। तो यह इसमें जो कथन जो गलत है वो कौन सा है? पहला। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल
नहीं रहे। तो एक कार्यकाल जो एक्टिंग जो गवर्नर है वो अंशुमान सिंह नहीं रहे। अंशुमान सिंह वही हैं जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। और इन्होंने ये राजस्थान में राज्यपाल रहने से पहले गुजरात के गवर्नर भी रहे थे, और राजस्थान में उन्होंने लगभग 4 साल तक एज ए गवर्नर सर्व किया। राजस्थान में लगभग 4 वर्ष तक इन्होंने राज्यपाल के रूप में काम किया है, और ये फुल टाइम गवर्नर रहे थे, न कि एक्टिंग गवर्नर रहे थे, कार्यकाल राज्यपाल रहे थे। उसका आंसर क्या होगा? आंसर डी। इनके हाल ही में भी मृत्यु भी हुई है। ठीक है। उसके बाद राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? तो मैंने आपको बताया था 3 नाम अभी, बलिराम भगत, शिवराज पाटिल और सरदार हुकम सिंह। ये 3 वो राज्यपाल हैं जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी काम है वो किया है। तो यहाँ पर इन तीनों में देख लो कौन सा नाम है। तो यहाँ पर केवल पहला नाम है, कौन है? बलिराम भगत। बलिराम भगत हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे और राजस्थान के गवर्नर भी रहे। बलिराम भगत के अलावा शिवराज पाटिल और सरदार हुकम सिंह, ये वे 2 गवर्नर है जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में या स्पीकर के रूप में काम है वो किया है। ठीक है। फिर आता 26वां क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया? इनमें से कौन से गवर्नर है जो पहले रिजाइन करके चले गए? तो पहला नाम है दरबारा सिंह। आप सभी को पता है कि दरबारा सिंह वो गवर्नर है जिनकी राज्यपाल पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, मैंने आपको बताया था। तो दरबारा सिंह तो ऑब्वियस सी बात है कि इस्तीफा नहीं दे सकते हैं, उनकी तो पद पर रहते मृत्यु हो गई। तो यहाँ से दरबारा सिंह वो क्या है? पहला गलत है। यहाँ पर त्यागपत्र देने की बात चल रही है। तो आंसर 1 को अगर हम एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से आप देखो ये 2 आंसर तो पहले रिजेक्ट हो गए। अब अपने पास बचे हैं 2 आंसर, बी और डी। तो दूसरा है मदन लाल खुराना। मैंने आपको बताया था मदन लाल खुराना राजस्थान में जनता दरबार लगाने के लिए फेमस है। ये राजस्थान के पहले गवर्नर थे जिन्होंने राजस्थान में जनता दरबार लगाया था, और इनको सरकार बदलने के कारण अपने समय को पूरा होने से पहले, अपने टेन्योर या टर्म को पूरा होने से पहले इस्तीफा देना पड़ा, और इस्तीफा देकर चले गए। तो एक नाम तो ये तो सही है। और प्रतिभा पाटिल के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रतिभा पाटिल को चूंकि कांग्रेस के द्वारा उस समय राष्ट्रपति अपॉइंट किया गया था, इसलिए ये भी अपने 3 साल कार्यकाल के बाद इस्तीफा देकर चली गई थी समय से पूर्व। तो यहाँ पर ये दोनों जो हैं, ये दोनों वो व्यक्ति हैं जो समय से पूर्व इस्तीफा देकर है वो चले गए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 2 और 3। तो इसका आंसर क्या है? बी। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो राज्यपाल से संबंधित है। इसके बाद हम मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे, तो इसको एक बार आप देख लें। और मैं आपको वापस बता दूं कि ये जो मैंने जो आपको लास्ट में जो चीजें बताई है यहाँ से, इनको आप एक बार ढंग से देख लेना। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना क्या है? बहुत ज्यादा है। ठीक है। इनको एक बार आप देख लें, और कल हम सीएम जो है मुख्यमंत्री उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।